नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे जीत से विपक्ष में जान, दून पहुंचा हाईकमान। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने जीत और हार पर मंथन शुरू कर दिया है। इसी के तहत लोकसभा चुनाव के लगभग 3 महीने के बाद कांग्रेस भाजपा का हार जीत पर मंथन शुरू हो गया और इस कड़ी में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक देहरादून में हो चुकी है। वहीं अब कांग्रेस ने भी हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। ये कमेटी देहरादून पहुंच गई है। कमेटी 3 दिन तक सभी नेताओं से मुलाकात कर पार्टी के खराब प्रदर्शन का पता लगाएगी। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया और सांसद रजनी पाटिल को उत्तराखंड में हार की समीक्षा के लिए भेजा गया है। दोनों नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है, हार की वजह पूछी है। वहीं हार जीत के मंथन के बीच उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकाल इसी महीने 2 वर्ष का पूर्ण होने जा रहा है, जिस पर पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या लोकसभा और उपचुनाव में मिली हार के बाद भाजपा कांग्रेस में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा और उपचुनाव के बाद मंथन का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने उत्तराखंड में मिली हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को उत्तराखंड भेजा है। ये कमेटी 3 दिन तक सभी नेताओं से मुलाकात कर पार्टी के खराब प्रदर्शन का पता लगाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया और सांसद रजनी पाटिल को उत्तराखंड में हार की समीक्षा के लिए भेजा। कमेटी की ओर से पार्टी के सभी नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। बैठक में हार के कारण तलाशे जाएंगे। ये अच्छा कदम है। हाईकमान को इस तरीके के निर्णय लेने भी चाहिए, क्योंकि सारा माहौल पूरे देश में उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए मुफीद था। यहाँ अग्निवीर का असर था, अंकिता भंडारी केस, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक और सारे घटनाओं में कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग संलिप्त पाए गए। चाहे अंकिता मर्डर केस में अंकित पुलकित आर्या हो, भर्ती घोटाले में चाहे हाकम सिंह हो, चाहे पटवारी पेपर लीक में बंगलौर का मंडल अध्यक्ष हो, ये सारे विषय हमारे फेवर में थे। गन्ना किसान नाराज थे, हरिद्वार में बाढ़ में कोई मदद सरकार ने की, वो हमारे फेवर में था, लेकिन उसके बाद भी हारे। तो समीक्षा इसी बात की होनी कि जब सब चीज़ हमारे अनुकूल था। सभी राजनीतिक दलों को अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं, जब चुनाव होते हैं समीक्षा करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस भी इस तरह जो समीक्षा की उनका अंदरूनी मामला है और उनको निश्चित रूप से इसकी समीक्षा भी करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से हमारी प्रदेश की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार नकारा है, उनकी समीक्षा से या किसी प्रकार से कोई कुछ भी करे, कुछ उनका भला होने वाला नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। डबल इंजन की सरकार ने जो काम प्रदेश के अंदर किए हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों देने का जो काम किया है, उसके साथ उत्तराखंड की जनता खड़ी है। कांग्रेस चाहे कुछ भी करे, कई यात्राएं निकाले, कुछ भी करे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार 3 लोकसभा चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। राज्य के 5 लोकसभा सीटों में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है, जबकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान की चिंता काफी बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव को जीतकर थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। जीत से उत्साहित कांग्रेस अब केदारनाथ उपचुनाव को जीतने का भी दावा कर रही है। वहीं उपचुनाव में मिली हार पर भाजपा मंथन के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव को जीतने की रणनीति भी बना रही है। इसी बीच उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकाल इसी माह 2 वर्ष का पूर्ण होने जा रहा है, जिस पर पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष का जहां तक सवाल है, तो उत्तराखंड में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी को जुलाई में 2 वर्ष बने हुए हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में संगठन का काम बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और संगठन निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि भविष्य में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। केदारनाथ में भी हम चुनाव बहुत ही सक्रियता से चुनाव लड़ेंगे, पूरी दमखम से चुनाव लड़ेंगे और केदारनाथ भी जीतेंगे। और जिस तरीके से केदारनाथ की आस्था में चोट करने का काम इन्होंने किया है, आज तक केदारनाथ का विकास नहीं कर पाए, दैवीय आपदा में जो नुकसान हुआ उतना काम नहीं कर पाए
और केदारनाथ से शिलाएं लेकर दिल्ली में केदार धाम बनाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म की बात करती है। जगह जगह भाई ज्योतिर्लिंग तो एक ही जगह होगा ना, आप 10 जगह धाम बना देंगे क्या? किसने आपको अधिकार दे दिया? ये तो एक साजिश के तहत हमारे धामों को शिफ्ट करने की बात हो रही है। उत्तराखंड की जो धार्मिक परंपराएं हैं, सनातन धर्म की उनको समाप्त करने की बात हो रही है। कुल मिलाकर राज्य में तमाम दलों ने हार जीत पर मंथन के साथ ही आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस को लगातार 3 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? आखिर क्या वजह रही कि लोकसभा जीतने के बावजूद भाजपा उपचुनाव हार गई? सवाल तो ये भी है कि क्या इस हार के बाद भाजपा कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो हाईकमान जो है वो दून पहुंच चुके हैं और कांग्रेस में हार की समीक्षा शुरू हो चुकी है। और इस हार की समीक्षा ज़रूरी भी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने उपचुनाव तो जीते, हालांकि लोकसभा की 5 की 5 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाए रखा है काफ़ी लंबे समय से। तो आखिर इसको लेकर क्या रणनीति बननी है, क्या दिशा दशा होगी, कौन इस हार की जिम्मेदारी लेगा? हालांकि उपचुनाव की बात करें तो वहां पर तो क्रेडिट, जब ये कांग्रेस की जीत हुई तो क्रेडिट लेने की होड़ मचती हुई नजर आई। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीष नौटियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो शुरुआत आशीष नौटियाल जी आपसे ही करेंगे। हाईकमान दूर में है और चर्चा चल रही है, समीक्षा की जा रही है कि आखिर हार की जिम्मेदारी कौन लेगा और आगे के जो चुनाव हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाना है या किस तरीके के मुद्दे उठाने हैं। निश्चित देखें यशी जी, समीक्षा तो होनी ही चाहिए। आखिर हम 5 लोकसभा सीटें हारे भी हैं और उसके बाद 2 उपचुनाव हम जीते भी, तो निश्चित समीक्षा होनी चाहिए, पता लगना चाहिए किसके कारण से हमें हार मिली है। ये सब कुछ तो पार्टी की एक जनरल एक्टिविटीज होती हैं, ये होनी ही चाहिए। अभी मैं मनवीर चौहान जी से की बात भी सुन रहा था, वो किस तरह बोल रहे थे कि चाहे समीक्षा करें चाहे कुछ करें पर इनका कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है वो भाजपा का ही होने वाला है, क्योंकि भाजपा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो सच्चाई है, भाजपा जैसा काम तो कोई कर भी नहीं सकता। ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जो मंदिर के अंदर से सोना चुरा ले। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सनातनी होगा जो शंकराचार्य का अपमान करे। आज की डेट में आप देख रहे होंगे किस तरह भाजपा के नेताओं द्वारा शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है। ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। ना हम शंकराचार्य का अपमान कर सकते हैं और न मंदिर में जहाँ कुछ चढ़ाया जाता है चढ़ावा, वहां से सोना चुरा सकते हैं। ये सब काम तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बहुत बड़े काम है, हम मान सकते हैं इनके बहुत बड़े काम। आपदा घोटाला, कुंभ घोटाला, महावीर हैं ये लोग, ये कर सकते हैं, हम इन्हें मान सकते हैं। केदारनाथ जैसे एक हमारे जो आस्था का केंद्र है, उत्तराखंड के 4 धामों में एक है, उस धाम की फ्रेंचाइजी खोलने का काम ये भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी इस तरह की फ्रेंचाइजी खोलने का काम नहीं कर सकती। तो इनके बड़े बड़े काम हैं। युवाओं पर लाठियां मारी है इन्होंने, जिस तरह युवा रोजगार मांग रहे थे, लाठियां मारते हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे रिकॉर्ड तोड़ रोजगार दे दिया, इतना रोजगार दे दिया कि एक एक आदमी को पकड़ पकड़ ला रहे हैं, तो रोजगार करना ही पड़ेगा। ऐसे बिना रोजगार के कैसे रहेगा, बताएं किस तरह काम करते हैं। और यहाँ युवाओं पर लाठी भी मार रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, डंडे भी मार रहे हैं। अस्पतालों के हाल हम देख रहे हैं, स्वास्थ्य हम देख रहे हैं। सड़कों के लिए आज भी आंदोलन करने पड़ रहे हैं, सड़कों के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। सड़क नहीं तो चुनाव नहीं, तो इतने सब कुछ मुद्दे हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पूरी कॉन्फिडेंस में है, चाहे कुछ करें, इनकी समीक्षा से आशीष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? भारतीय जनता पार्टी वाली मैडम, यस मैडम। आशीष जी, सुन पा रहे हैं मुझे? सुन रहे हैं आपको। हार की समीक्षा करनी है, हार का जिम्मेदार कौन है ये बताना है, या फिर हार की समीक्षा में ये निकल कर आया है कि भाजपा जिम्मेदार है आपकी हार की? देखिए, ये तो आज शुरू हुई है, हमारी मीटिंग शुरू हुई है और वहां से निष्कर्ष निकलेगा। वो बंद कमरे में मीटिंग हो रही है, वो ऐसी नहीं कि हमें बुला के हमें भी पता हो कि क्या अंदर हो रहा है। एक एक नेता से अलग अलग कार्यकर्ताओं को तो बताना चाहिए ना कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी आपके खेमे में भी हो रही है। हो सकता है कोई नेता एक दूसरे के सामने बात ना बोल पाए, उन्होंने बिल्कुल इसका एक अलग वो तरीका निकाला कि अलग अलग एक एक करके नेताओं से मिला जा रहा है। हर नेता, बड़ा नेता जो है अपनी बात को रख रहा है, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो हार की समीक्षा होगी। पुनिया जी उसके लिए आए हैं। हार की समीक्षा हम डिबेट में बैठ के नहीं कर सकते, लेकिन जो उनकी बात का जवाब है उसको हम जरूर दे सकते हैं।
सकते हैं कि हम नहीं आएंगे, वही आएंगे जो उत्तराखंड के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो उसकी बातें जवाब नहीं दे सकते। लक्ष्मी अग्रवाल जी, कांग्रेस ने हार की समीक्षा शुरू कर दी है, बीजेपी ने पहले ही हार की समीक्षा शुरू कर दी थी, जो कि बेहद ज़रूरी भी है। और आगे की अगर हम तैयारियों की बात करें, क्योंकि आगे निकाय चुनाव होने हैं, उनको लेकर अब महेंद्र भट्ट जी का भी कार्यकाल 2 वर्ष का पूर्ण हो रहा है। देखिए यशी जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता का अभी सुन रही थी, उनकी बात का जवाब दे दूं। वो कह रहा है कि भाजपा ने बहुत बड़े बड़े काम किए और निश्चित रूप से बड़े बड़े काम किए। इसका प्रमाण है इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कई बार खुले मन से तारीफ कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन की। आज इनके देखिए जो उपनेता सदन है, जो भुवन कापड़ी जी, उन्होंने आज मुख्यमंत्री की तारीफ करी कि आपने इतनी त्वरित उससे आपदा में आपने सहायता राशि करी। तो इनके नेता तो खुद भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं धरातल पे काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तभी तो तारीफ कर रहे हैं। और जहां तक बात रही समीक्षा की, तो ये अच्छा है कि दे रहा है, दुरुस्त है, ये उनका अपना मामला है कि कांग्रेस समीक्षा कर रही है। लेकिन समीक्षा जहां तक, देखिए भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव में रहती है, वो संगठन कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता हर समय चुनावी मोड में रहते हैं, क्योंकि वो चुनाव के समय नहीं निकलते। जहां तक रही बात कांग्रेस की, अच्छी बात है कि उन्हें कम से कम दे रहा है, दुरुस्त है, समीक्षा की याद तो आई कम से कम। क्योंकि पिछली बार तो दुर्भाग्य से मुझे भी जब कांग्रेस में रहने का मौका मिला तो मैंने देखा कि किस तरह से समीक्षा होती है वहां पर, कि बंद कमरे में। अभी आशीष जी ने कहा कि हमें भी जाने की अनुमति नहीं है। आप बताइए समीक्षा किसके साथ होती है? कार्यकर्ताओं के साथ, उस क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ, उस क्षेत्र के नेताओं के साथ, क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों के साथ समीक्षा होती है कि क्या कारण है भाई, बताइए पार्टी से कहाँ कमी रह गई कि लोगों ने वोट नहीं दिया, या वहां के बूथ अध्यक्षों से होती है। लेकिन यहाँ समीक्षा होती है सिर्फ जो कैंडिडेट हारा है उसको बिठा के अंदर समीक्षा होती है। तो इस तरह की समीक्षा से तो ना समीक्षा करें वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि खाली दिखावे के लिए आप ये एक दे रहे कि हम समीक्षा कर रहे हैं और जिनके साथ समीक्षा होनी चाहिए उनके साथ ही ना करें तो उसका कोई निष्कर्ष निचोड़ नहीं निकलता। खैर ये उनका अपना मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि अभी केदारनाथ जो हमारा विधानसभा चुनाव है, हमारे आगे आने वाले नगर निकाय पंचायतों के चुनाव है, बिल्कुल उस पर रणनीति बना ली। और आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश कार्य समिति में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को वहां पे बुला के वहां पे जो भी शीर्ष नेताओं के द्वारा दिशा निर्देश दिए, जो उनको देना है वो करा गया। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी आदित्य सिंह नामी जी धरातल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हर के विकास का काम कर रहे हैं और इसकी गवाही खुद जो है विपक्ष के नेता लगातार देते रहे हैं। दीपक रावत, जहां तक बात कर रहे हैं तो सनातन का सर्टिफिकेट ये ना दे हमें तो ज्यादा अच्छा है। जब केदारनाथ में आपदा आई थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि केदारनाथ आपदा का जो पुनर्निर्माण का काम है मैं इसमें सबसे ज्यादा वो करूंगा। और ये सब जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भाजपा सरकार का कोई भी, उत्तराखंड से विशेष लगाव है। बार बार केदारनाथ जी के पास तो मोदी जी आते रहते हैं, उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है। तो सनातन की बात ये ना समझाइए, वही लोग हैं जो श्री राम को, प्रभु श्री राम को कहते थे ये काल्पनिक है, ये हमें सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये पाठ अपने पास रखें और हमें इसकी वो ना दे, हमें इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सनातन का। चलिए ठीक है। दीपक रावत जी, बीजेपी हार पर समीक्षा कर रही है, कांग्रेस हार पर समीक्षा कर रही है, यूकेडी को तो ज्यादा समीक्षा करने की जरूरत है, तो यूकेडी कुछ कर रही है या नहीं कर रही? क्योंकि निकाय चुनाव में मैं दिल से चाहती हूँ कि 1-2 पार्षद तो आ ही जाएं यूकेडी के। बिल्कुल आशीष जी, 24-25 दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक हमने गैरसैंण में रखी हुई है और निश्चित रूप से ये इसी बात के लिए है कि उन तमाम मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर सकें आपस में। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो मिलके जो भावी रणनीति अपनानी हो, हमारे निकाय चुनाव से संबंधित, नगर निगम के जो आने वाले हैं, पंचायत चुनाव से संबंधित, उसके बारे में 2 दिवसीय जो हमारी कार्य समिति की बैठक है वो हमने विशेष रूप से गैरसैंण में रखी हुई है, जिसे हम आज तक अपने राजधानी मानते हुए आए हैं। ये दोनों राष्ट्रीय दल तो नहीं मानते हैं, ये तो अस्थायी राजधानी में ही उलझे हुए हैं आज तक। तो हम इस विशेष रूप से आयोजन करने वाला जो हमारा ध्येय है इस प्रदेश के बनने से पहले और अब भी, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि जो हमारी चिंताएं हैं और जो हमारे राजनीतिक रूप से जो हमारी पृष्ठभूमि है उसको किस तरीके से और मजबूत करें इस प्रदेश में, उसको चिंतन को लेकर 2 दिवसीय हमने कार्य समिति की बैठक रखी है और निश्चित रूप से उसमें कोने कोने निर्णय निकलेगा। और आगे आप देखेंगे जो एक आप कह रही है कि निकाय चुनाव में 1-2 पार्षद दिखेंगे, पूरी उम्मीद है कि 1-2 पार्षद जो आप बोल रही हैं उससे ज्यादा ही और अच्छे प्रदर्शन यूकेडी करेगी। नहीं देखिए, हाँ समीक्षा करना तो जरूरी है, ठीक है, कार्य समिति की बैठक भी है। आपने कहा कि हम चिंता करते हैं जनता के मुद्दों की, लेकिन वो चिंता जनता को नजर नहीं आती। समस्या यूकेडी के साथ यही है कि आपकी चिंता दिखनी बंद हो गई है जनता को।
उस पर समीक्षा करने की ज्यादा जरूरत है। यासी जी, कांग्रेस बद्रीनाथ को मुंबई ले गई, बीजेपी केदारनाथ को दिल्ली ले गई, गंगोत्री अब पता नहीं यमुनोत्री कौन को सी- आप शिफ्ट करवा अब- दीजिए। अब तो 2 धाम और बचे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन कहां ले जाएगा। इस प्रदेश में जब यूकेडी बोलती है कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है, इनका राष्ट्रीय एजेंडा है, ये तो हमारे धाम भी चोरी करके ले जा रहे हैं। और देखिए ना, दोनों ही पार्टी कितनी बेशर्मी से यहाँ पर बड़ी शांत होकर इस बात को डूब रही, इनकी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और एक तो चलिए, कांग्रेस के बारे में तो कहा जाता है कि वो सनातन धर्म के बारे में ज्यादा वो बात नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूरे, अरे मैडम जी आपका टाइम आएगा, जब आपका टाइम आएगा बोल लीजिएगा, मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा, जब आपका समय आएगा तब दे दीजिएगा, समय दे दीजिएगा। लक्ष्मी आप ही के जी रुक मुख्यमंत्री जाइए। बुराड़ी में जाके बोल के आए हैं कि जब 6 महीने जब वहां पर शीत ऋतु में जो केदारनाथ जी नहीं रहेंगे तो बुराड़ी में आके दर्शन कर लेना। ये यूकेडी के नजर नहीं बोला है। आप दिखाइए बयान कहाँ है। आप लगता है आप लोग आपके अंधे हो चुके हैं लक्ष्मी क्या? अग्रवाल जी एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। ये आप ही के मुख्यमंत्री ने बोला, और प्रतीकात्मक शब्द का इस्तेमाल भी आप ही के मुख्यमंत्री ने बुराड़ी में किया है। यूकेडी और कांग्रेस ने नहीं कर रखा है, ये स्थिति भी आप ही की है। आप यहाँ से शिला जो ले जाई गई है वो आप ही के राज में ले जाई गई है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि किसकी परमिशन से वहां शिला गई है, कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस पूरी साजिश में। और आप कह रही है यहाँ पर आके बोल रही है कि किसने बेशर्मी थी, आप बोल रही है कि किसने बोला। अरे उस क्लिपिंग को देखिए, जो क्लिपिंग जब मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे शिलान्यास करते हुए, हमें से शौक पड़ा है कि मुख्यमंत्री जी को इसमें झूठ बोलेंगे। दीपक रावत जी, लेकिन और पता है आपको- आपको, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैं इस चीज को समझ ही नहीं पा रही हूँ कि बद्रीनाथ आपने खुद बताया कि महाराष्ट्र मुंबई चला गया, केदारनाथ के प्रतीकात्मक स्वरूप बनाने की बात दिल्ली में चल रही है। प्रतीकात्मक स्वरूप किसी भी मंदिर का बन सकता है, किसी भी मंदिर का बना है, न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जिनके प्रतीकात्मक स्वरूप उपलब्ध हैं। तो ये एक एजेंडा क्यों बनाया जा रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि बीजेपी जो है वो सनातन का मुद्दा लेकर हावी रहती है। अभी तो आप सनातन को मुद्दा बना रहे, आप धर्म को मुद्दा बना रहे, शंकराचार्य को बीच में लेकर आप आ रहे हैं। तो धर्म की ठेकेदारी क्या खाली कांग्रेस ने या बीजेपी ने ले रखी है क्या इस पूरे देश में? आप ये कहना चाह रही हैं? जब आप घोषित कर चुके हैं कि धर्म के ठेकेदार बीजेपी है, आप खुद ही कह रहे हैं ना, शुरुआत में आपने खुद कहा कि कांग्रेस तो चलो सनातन नहीं करती, चलो बीजेपी को जब आप ठेकेदार मान ही रहे हैं तो फिर क्यों हाय तौबा करना, शांति से बैठिए। यासी जी, जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं थी तभी भी हमारी चिंताएं यही थी, और आपकी चिंताएं अभी भी वही है, मुद्दे तो आज तक बदले ही नहीं उत्तराखंड के। देखिए यासी जी, हम पहले ही कह चुके हैं, आपका पहले संबोधन हो चुका है, इस प्रदेश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों से, चाहे हम सत्ता में हो ना हो, इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब इस प्रदेश में नहीं थी, यूकेडी थी, तब भी हमारी चिंताएं यहाँ के जो संसाधन है, यहाँ के जो संस्कृति है, यहाँ के जो मूल निवास की समस्याएं हैं, ये यहाँ के वही हैं, और आज भी हमारी चिंता यही है। दीपक जी, अभी जो आपने शब्द यूज किए ना, मेरी बात सुनिए, जो आपने अभी कहा ना यूकेडी थी, मैं वही जानना चाहती हूँ कि यूकेडी को इतने साल हो गए, यूकेडी अपनी जगह नहीं बना पाई जनता के बीच में। जनता भी पूछ रही है यूकेडी का आधार क्या है। अभी मैं आपसे पूछ लूं, आपने कहा शीर्ष नेतृत्व, कौन है शीर्ष नेतृत्व में आपके? लगता है आपको काशी सिंह एरी जो दिवाकर भट्ट के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, जितना संघर्ष उन्होंने किया है। जब यहाँ के इनके कोई व्यक्ति भी मैं कह रही हूँ मुझे नहीं ज्ञात है, ठीक है आप ही बता दीजिए। बहुत संघर्ष किया है उन्होंने इस प्रदेश के लिए, संघर्ष किया है ना, 40 बीघा जमीन। दीपक जी, अगर आंदोलनकारियों का, सुनिए ना, अगर आंदोलनकारियों का मेरे दिल में सम्मान नहीं होता ना, तो मैं आपसे ये बैठकर पूछ नहीं रही होती कि 2 पार्षद आपके भी आ जाएं। आए ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता। चिंताओं का मैं स्वागत करता हूं, आप वाकई में आप सही है, लेकिन आप मुझे बताइए ना, जो पहले प्रकरण है, आपने जो बोला कि मंदिर का प्रतीकात्मक स्वरूप बनाया जा सकता है, क्या धाम का बनाया जा सकता है? आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, कहीं एक धाम का प्रतीकात्मक दूसरा धाम बनाया हो, एक एग्जांपल दे दीजिए। हम भी तो हजारों साल की इस परंपरा को, सनातनी परंपरा का एक उदाहरण देख लें। ये भारतीय जनता पार्टी कौन सी ठेकेदारी लेके बैठ गई, एक धाम का प्रतीकात्मक स्वरूप बनाने लग गई। विरोध इस बात का है। दीपक जी देखिए, ये बहुत अलग विषय है, और लेकिन ये प्रतीकात्मक स्वरूप वाली जो बात है ना, अनगिनत है, अनगिनत।
ये नहीं है यासी जी, आप मुझे बता दीजिए, मैं भी अपनी जानकारी बढ़ा लूंगा। आपको पता है वैष्णो देवी मंदिर भी बने हुए हैं जगह जगह, एक तो शायद कानपुर में भी है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये ज्योतिर्लिंग जो है, ज्योतिर्लिंग आप ये देखिए, कहना चाहते हैं ज्योतिर्लिंग नहीं बने तो ज्योतिर्लिंग नहीं बनने चाहिए, आपको सिर्फ ज्योतिर्लिंग से प्रॉब्लम हो रही है अभी? ज्योतिर्लिंग की स्थापना ना भारतीय जनता पार्टी ने करी है ना कांग्रेस ने करी है, आदिकाल से चले हुए जो शंकराचार्य है उन्होंने करी हुई है। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, शिला ले गए यहाँ से चोरी करके, क्या ये कहेंगे कि शिला चोरी नहीं हुई है? अब ये कितने बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था कि बद्रीनाथ केदारनाथ से शिला ले जाई जा रही है, उसकी स्थापना एक शिवलिंग बनाया जा रहा था। आप कह रही है कुछ नहीं है, और वो भी वो पार्टी कर रही है यासी जी जो ढिंडोरा पीटती है सनातन धर्म का। चलिए ठीक है, अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं वापस इस पर। अरुण शर्मा जी, हार पर समीक्षा शुरू हो गई है, कांग्रेस एक और हार पर समीक्षा कर रही है, बीजेपी की अलग समीक्षा चल रही है और यूकेडी के प्रवक्ता जैसा कि कह रहे हैं उनकी भी समीक्षा चली रही है नगर पंचायत चुनावों को लेकर, आगे जो भी चुनाव होने हैं उनको लेकर। अगर हम बात करें कैसे देख रहे हैं, खासकर अगर हम अभी कांग्रेस की बात करते हैं तो ये जो समीक्षा हो रही है, एक एक बंदे से पूछ रहे हैं, एक एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है हार की जिम्मेदारी तो कोई नहीं ले रहा है, लेकिन उपचुनाव में मैंने देखा जीत का जो क्रेडिट है वो लेने की होड़ काफी तगड़ी मची। गणेश गोदियाल जी ने उपचुनाव का क्रेडिट लिया, करण महाराज जी ने लिया और हरीश रावत जी पता नहीं कहां से आ गए, उन्होंने कहा रे ये तो जीत का किंग मेकर मैं ही हूं। यशी, हम इन सब्जेक्ट में पहले भी चर्चा कर चुके हैं जी, और मैंने बार बार बोला था कि चुनाव परिणामों का पर मंथन करना चाहिए राजनीतिक दलों को। आपके चैनल में मैंने कई बार बोला, आशीष भाई भी बैठे हैं और इनके सामने भी मैंने बोला, तो वो अगर मंथन हो रहा है तो मुझे लगता है कि मंथन के बाद कुछ अमृत निकलता है। समुद्र मंथन हुआ तो विष भी निकला, अमृत भी निकला। अब विष कौन लोग पिएंगे और अमृत में कौन क्रेडिट लेगा वो सब जानते हैं, और क्रेडिट लेना बड़ा आसान होता है जब आप जीत जाते हैं। और ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी विस्तारित कार्य समिति की बैठक करी और उसमें बहुत सारी बातें हुई, और सबसे मजेदार बात ये हुई कि उसमें तीरथ सिंह रावत का जो बयान है वो बड़ा सुर्खियां बटोर रहा है। वो ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से ऊपर उठ गए, अगर वो कार्यकर्ता की नहीं सुनेंगे तो कल वो यहां होंगे मंच पे और हम पीछे बैठे होंगे, ये उन्होंने बड़ा स्पष्ट वो बोला है। और वो एक अच्छी बात भी है, एक ईमानदार कार्यकर्ता की स्वीकारोक्ति भी थी वो, क्योंकि तीरथ जो रावत है वो आमतौर पर मैं उन्हें छात्र जीवन से जानता हूँ, निहायत ईमानदार और सज्जन आदमी है, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। हाँ, हमेशा रखी है उन्होंने। अब उसके चाहे आलोचना हो या तारीफ हो, लेकिन उन्होंने जो मन में उनका होता है वो बोल देते हैं, अंदर नहीं रखते। अब कांग्रेस ने समीक्षा शुरू की है और जैसा हमें भी समाचारों से पता लगा है कि आज दो लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा होगी, कल भी 2 लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा होगी, परसों 1 लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा होगी। अब वो अच्छी बात है समीक्षा होना, लेकिन उन समीक्षा में उन लोकसभा क्षेत्रों के कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस किस से रिपोर्ट ली जाएगी, ये अभी पता नहीं है। क्योंकि ऐसी ही एक रिपोर्ट के मामले में पूरा उत्तर प्रदेश इस टाइम सुलग रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट केंद्र में गई है, आप सब वाकिफ है। बिल्कुल। अब हमारे प्रदेश की बात है, अभी यह भी बात उठी कि महेंद्र भट्ट का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल होता है, 2 साल नहीं होता। तो वो 3 साल, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका था और लोकसभा चुनाव को देख के उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था, तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव होना है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व में फिलहाल दूर दूर तक बदलाव के आसार नजर नहीं आ रहे। एक बात। और तीसरी चीज आपने बोली यूकेडी के संबंध में बोली, मुझे लगता है कि यूकेडी को अब बहुत गहराई से अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उनके जो नेता जो उत्तराखंड की राजनीति से रातों रात हीरो बने, उन सब ने कहीं ना कहीं उस इंद्रमणि बडोनी का विजन छोड़ दिया है, जिसके बूते ये सारा संघर्ष लड़ा गया, और आज बहुत दूर है जनता से, इसीलिए तरस जाते हैं एक जीत के लिए।
वो जमाने गए जब काशी सिंह जीतते थे, नारायण सिंह जंतवाल जीतते थे, विपिन त्रिपाठी जीतते थे, उसके बाद पुष्पेश त्रिपाठी जीते, प्रीतम पंवार। और प्रीतम पंवार आज की तारीख में आपकी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के, और वो आपके कोटे से पिछली सरकारों में मंत्री भी रह चुके। लेकिन आज आपके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो जन सामान्य में स्वीकार्य हो, जिसकी मास अपील हो, मास एक्सेप्टेंस हो, ऐसा कोई चेहरा नहीं। और निश्चित तौर पर अगर आप यूकेडी खासकर, और देखिए कांग्रेस ने वो परिवर्तन शुरू कर दिया है। मैं ये कहता था कि कांग्रेस में नए चेहरों को आगे आने का मौका पुराने जितने चेहरे हैं, बुजुर्ग हैं, वो नहीं देते। लेकिन कांग्रेस में अब धीरे धीरे एक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं केंद्र से राज्य स्तर तक। तो वैसे ही अगर यूके अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि अगर पुराने चेहरे चुनाव लड़ते तो शायद जीत थोड़ी सी आसान नजर आती कांग्रेस के लिए। जैसे हरीश रावत जी उनके बेटे लड़ रहे थे वहां पर, तो अगर हरीश रावत जी चुनाव लड़ते तो कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिलती। प्रीतम सिंह को चुनाव लड़ने के लिए बोला जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ चेहरों पर दाव खेलने की बात कही जा रही थी। यही आपके डिबेट में बोला था, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, हरीश रावत, गणेश गोदियाल थे, और नैनीताल से भी जैसे महेंद्र पाल जैसे पुराने चेहरे थे जो पहले एमपी रह चुके हैं और जिनको पता है इलाकों का। जब आदमी एमपी रहता है तो 5 साल पूरे क्षेत्र में घूमता है, उसके संपर्क बनते हैं। तो अगर उन चेहरों को मौका देते तो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस रिजल्ट के मामले में कुछ और रिजल्ट होता, भाजपा का भी और कांग्रेस का भी। मैंने आपकी, लेकिन आप देखिए अरुण जी, इस पर हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जीत से विपक्ष में जान दून पहुंचा हाईकमान। आपको बता दें कि हार की समीक्षा शुरू हो चुकी है। जहां बीजेपी उपचुनाव में हार की समीक्षा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस लोकसभा में जो सीटें हारी उन पर समीक्षा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पीएल पूनिया पहुंचे हुए हैं देहरादून, जहां पर वो अलग अलग लोकसभाओं का एक एक दिन वहां पर जाकर समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे। और इस पर समीक्षा करना ज़रूरी भी हो जाता है दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि आगे भी और भी चुनाव हैं। चर्चा आज हम इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष नौटियाल जी, इस वक्त कांग्रेस के पास एक जो बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है वो शंकराचार्यों का मुद्दा आपने उठा रखा है। इस केदारनाथ का जो प्रतीकात्मक स्वरूप बन रहा है उसका लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बढ़ चढ़ कर विरोध कर रही है, खासकर गणेश गोदियाल जी। अगर हम बात करें तो क्या अब इन्हीं मुद्दों पर आगे चुनाव होने वाले हैं? नहीं यशी जी, कांग्रेस के मुद्दे तो भाईचारा के मुद्दे हैं। आज मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि लोगों ने डाला हुआ यूपी के अंदर कुछ शायद ऐसा कुछ बनाया है इन्होंने, कोई नियम कि जो ठेली वाला अपनी ठेली लगा रहा है, आम से कुछ बेच रहा है, वो उस ठेली में अपना नाम जरूर लिखे, मोहम्मद इरफान और जो भी नाम होगा उसका, चाहे कुछ भी, अपना नाम जरूर लिखे। ऐसे ही कुछ अंधभक्त टाइप के लोग हैं, उत्तराखंड में भी मांग कर रहे हैं कि धामी ने तो कर दिया, अब तुम करके दिखाओ। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? अगर वो लिख लेगा तो आपसे क्या देखना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? मतलब यानी कि या तो उससे फल नहीं लेंगे, आप कहेंगे ये कि नहीं मुसलमान से फल मत लो, या ये क्या, उसका मकसद क्या है क्लियर करो। नफरत नहीं, नफरत और तोड़ना, ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी का काम है। कभी आज हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हैं, कभी हम लोग साथ हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने हमें भी आपस में लड़ाने का काम कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हर किसी को लड़ाने का काम करती है। जो साथ हो सकते हैं उन्हें साथ ना रह के उन्हें आमने सामने करा देती है, लो आप आमने सामने होते हैं। तो इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी का है, फूट फूट की राजनीति करना, धर्म पर राजनीति करना। लेकिन हमने ना तो शंकराचार्य का अपमान पहले किया, ना आज चाहते हैं। शंकराचार्य हिंदू धर्म के जो रक्षक हैं वो शंकराचार्य हैं, कोई मोदी जी हिंदू धर्म के रक्षक नहीं है। जो कुछ अन्य भक्तों ने बेमतलब में सोच लिया कि मोदी जी आपकी रक्षा करें, मोदी जी कोई हिंदू धर्म के रक्षक नहीं, मोदी जी एक राजनेता है।
उनका काम राजनीति करना है, उनका काम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उनका काम देश के अंदर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विदेश नीति का है। इन सब काम में तो आप फेल हो गए। कुछ दिन पहले तक चलता था कि अब तो धारा 370 हट गई, अब देखो कोई आतंकवाद नहीं होगा। बताएं कश्मीर के अंदर कितनी गोलाबारी हो रही है, कितने सैनिक मारे जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले ये चला था नोटबंदी ने तो आतंकवादी कमर ही तोड़ दी। अब बताओ वो नोटबंदी का क्या हुआ? दोनों चीज ऐसी खतरनाक बनाई थी आपने कि आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन वो आतंकवाद फिर कैसे पनप गया, ये कैसे पनप रहा है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। सिर्फ जनता को लड़ाना और बेमतलब की बातें करने से कुछ नहीं होना है। और केदारनाथ के तो हाथ धो के पीछे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। पहले तो सोना चोरी कर दिया, उसके बाद वहां प्रतीकात्मक बनाने को तैयार हो गए। कभी इन्होंने अभी गड्ढे गुड्ढे करके वहां के जो बेचारे ऋषि मुनि हमारे जो वहां के जो वो हैं पंडित तीर्थ पुरोहित, उनके घर तोड़ दिए। मतलब पता नहीं क्या दुश्मनी है इनकी केदारनाथ सिंह से, क्यों पीछे ही पड़ गई केदारनाथ को। आप कभी पैसा कमाने का जरिया कि 6 महीने यहाँ कमाएंगे 6 महीने वहां कमाएंगे। अरे मंदिर पैसे कमाने के जरिया नहीं है, मंदिर सुख शांति के लिए जाता है आदमी, कि हम वहां जाएंगे तो हमारे जो है पुण्य मिलेगा, हमारे पाप कम होंगे, अपनी सुख शांति के लिए जाता है। पर मंदिरों को भी इन्होंने ऐसा बना दिया कि ये पैसा कैसे कमाए, QR कोड लगा दिया, कैश नहीं है तो यही इसमें डाल दे। पर पैसा आना चाहिए, बस पैसा आए और उसमें जो है वहां के कैसे सामान को आप इकट्ठा करें और इस तरह का काम करने का काम करें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का काम कर रही है। लक्ष्मी अग्रवाल जी जवाब देंगी। लक्ष्मी अग्रवाल जी, मैडम ने बोलना चाहूंगा, लक्ष्मी मैडम ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता होते हैं। तो हमने इस उपचुनाव में देखे इनको 2 अपने कार्यकर्ता नहीं मिले जिसको चुनाव लड़ा सके। दोनों बाहर से हायर करने पड़े, दोनों लेके आने पड़े और उत्तराखंड जैसी शांत जगह में गोलियां चलाने का काम करा। बताएं मंगलौर के अंदर गोलियां चल जाती हैं और डंडे के बल पर चुनाव होता है, बूथ कैप्चर किए जाते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जो काम इन लोगों ने किया। हम खुद उस दिन वहां थे और हमें दर्द पता है लोगों का। जब वो कह रहे थे कि हम अंदर वोट डालने जा रहे हैं तो कह रहे थे उन्होंने वोट डाल दिया, भाग यहाँ से। ये वीडियो भी वायरल हुआ था, अगर नहीं हो तो मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा कि पुलिस वाले किस तरह गुंडों के रक्षक बनकर काम कर रहे थे और किस तरह तानाशाही में इन्होंने चुनाव कराया। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकतें छोड़ दे और भारतीय जनता पार्टी का नेता मतलब सनातन का ठेकेदार, ये परंपरा मत चलाओ। आप सनातन के ठेकेदार नहीं है, सनातन धर्म हिंदुओं का है और हर हिंदू चाहे किसी भी पार्टी में हो वो अपनी सनातन प्रक्रिया जो है उसे अपना सकता है। आप ठेकेदार मत बनेगी सनातन के, आप ही ठेकेदार। चलिए ठीक है। लक्ष्मी अग्रवाल जी। यशी जी, अभी मैं सुन रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता को, तो पैसा कमाने की जहां तक बात है मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि वो उन्होंने जो आरोप सबसे लगाया पहले है, तो आप इस पर बोलिए। उनको सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको और आशीष जी को अलग करने का काम किया, आपकी मित्रता पर ये कहीं ना कहीं उन्होंने मित्रता तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी के पास पैसे कमाने के बहुत अच्छे तरीके हैं। अपने ही लोगों को कैसे चुना लगाया जाता है, अपने पार्टी के जो सदस्यता शुल्क के बारे में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कैसे चुना लगाया जाता है, ये बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ, मुझे लगता है आशीष जी भी जानते होंगे, कैसे जो है वो अपने पार्टी कार्यालय को चमकाने और सफेदी रंग रोगन के नाम पे कैसे किस तरह से अपनी ही राष्ट्रीय नेतृत्व की आंखों में धूल झोंकी जाती है, वो शायद इससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता होगा। जहां तक रही बात, अभी आप समीक्षा की बात कर रहे थे, तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ आशीष जी, इसके साथ साथ ये भी समीक्षा कर रहे हैं कि जो लोकसभा में आपके शीर्ष नेतृत्व अपने ही बूथों को पर अपनी जमानत नहीं बचा पाए कैंडिडेट की, क्या उसकी भी समीक्षा होगी? साथ ही साथ मैं भी सुन रही थी इनको, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम देखिए, जब प्रभारी बनी कि जो शैलजा जी बनी है, वो मात्र लोकसभा जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में वो मात्र 2 बार आई, वो भी भ्रमण पे कह लीजिए, क्योंकि ना तो वो पार्टी कार्यकर्ताओं से ढंग से मिली और मुझे लगता है ना उन्होंने कोई बातचीत करी। तो जहां तक रही कांग्रेस की बात, ये बहुत अति उत्साहित है बद्रीनाथ और मंगलौर की सीट तो समझिए जिताई ना समझिए, क्योंकि मात्र 400 वोट से मैंने कहा, तो वो तो आपके लिए शिकन डालने वाली बात है। उस पर भी समीक्षा आप कीजिए कि हम इसमें हमसे कहाँ चूक रही। तो जहां तक बात समीक्षा की रही, तो मैंने कहा कि समीक्षा किसी भी चीज की समीक्षा तब होती है तो हम उसके कारणों पे ध्यान देकर उसको आगे आने वाले समय में उन कारणों पे हम उस पे
काम करें ताकि हमें आगे भविष्य में ऐसी गलती ना हो। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात करें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि अभी आशीष जी को अपने भाव प्रकट कर रहे थे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस को बहुत नजदीक से। अब कार्यकर्ताओं की जहां तक बात है, और सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि पार्टी का डूबने का ये भी रहा है उस समय कि अभी अरुण जी भी इस बात को कह रहे थे कि जो सेकंड लीडरशिप कभी तैयार नहीं करते, वहां जब तक मैं हूँ, मठाधीश मैं ही हूँ, बाकी दूसरा वो नेता कभी तैयार नहीं करते, तो जब तक ये परंपरा आएगी तब तक मुझे लगता है यही हाल होगा। बहुत खुश है वो बद्रीनाथ जी को लेकर, लेकिन मैंने कहा कि लक्ष्मी जी, जरा तीरथ सिंह रावत जी के बयान पर भी 2 शब्द कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी बीजेपी के में हो रही है, क्या वाकई ऐसा है? यशी जी, आपने एक बहुत अच्छी बात की। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो सर्वोपरि है, और ये आपको हमारी कार्यप्रणाली में झलकता भी होगा, दिखता भी होगा। तो उन्होंने अपने सरल भाव से और बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में थोपा नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी में कब पिछली पंक्ति का कार्यकर्ता अपनी योग्यता के आधार पे कब अगली पंक्ति में बैठ जाए, इसका बिल्कुल कुछ भी संभव है वहां पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जैसे कांग्रेस की तरह के प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 3 महीने में हाईकमान ने उसको हटाया, चुनाव करवाया, हटाया, दूसरे प्रदेश अध्यक्ष थोप दिया। तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है, और कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। एक बूथ का अध्यक्ष, एक प्रमुख, एक कार्यकर्ता हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए अन्य नेता। तो हम लोग कार्यकर्ताओं पे विशेष जोर देते हैं, और आपने देखा एक भारतीय जनता पार्टी मात्र ऐसे पार्टी है, क्योंकि मैं इसलिए स्पेशली इस बात पे जोर दे रही हूँ कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सीधे बूथ के कार्यकर्ता से बात करता हो, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, अन्य पार्टियों में मैंने ये नहीं देखा। और इसीलिए लक्ष्मी जी, देखिए, थोपने से याद आया कि तीरथ सिंह रावत जी ने भी यही कहा कि मंथन करिएगा, थोपिएगा मत। ये उन्होंने स्पष्ट कहा है कि थोपिएगा मत। और दूसरी चीज ये कि पार्टी में अगर अनदेखी नहीं हो रही होती तो तीरथ सिंह रावत जी को ये बात कहनी नहीं पड़ती भरे मंच से, और वो भी कार्यकर्ताओं के सामने ही। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं, और ऐसा ना हो कि वो मंच पर हों और हम वहाँ बैठे हों, ऐसा उनका कहना था। साथ ही साथ ये जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लोगों को आप जो ला कर रख रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास ऑलरेडी भीड़ बहुत है, और उसके बाद कांग्रेस से भी लोग आ रहे हैं आपकी पार्टी में, और जो कांग्रेस से आ रहा है उसको कुछ ना कुछ आप पद दे रहे हैं या फिर चुनाव लड़ा रहे हैं। जैसा कि राजेंद्र भंडारी जी के साथ हुआ कि उपचुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा जा रहा था, उसके बाद उनको ही कैंडिडेट बना दिया गया, और उसके बाद कार्यकर्ताओं से कहा गया भैया आप राजेंद्र भंडारी जी के लिए वोट मांगिए। तो कार्यकर्ता भी समझ नहीं पा रहा है ना कि हम क्या करें। अभी पिछले साल जब चुनाव हुआ तो हमने उनको काफी कोसा, और अब हम जाके उनकी ही तारीफ करें, तो ये संभव नहीं हो पाता। ये तालमेल तो बनाना पड़ेगा ना आपको। देखिए यशी जी, जहां तक बात अभी आपने तीरथ जी के बयान की कही, निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह से कहा, और मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, क्योंकि उस कार्य समिति में एक बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता मौजूद था, और वहाँ पूरा शीर्ष नेतृत्व तो यहाँ पे मौजूद था, यहाँ तक कि केंद्र से भी वहाँ पे हमारे प्रभारी थे। तो ये स्पष्ट है कि एक नेता अपनी बात को कार्यकर्ताओं के सामने रख रहा है, अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने रख रहा है। कोई नहीं, ऐसे नहीं कि बंद कमरे में बैठ के सिर्फ 2 लोगों के बीच में हम समीक्षा कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कदम है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के सामने, अपने नेताओं के सामने मंच पे बात रख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं, चाहे आप इसे उनके मन की बात कह लीजिए, उनका सरल स्वभाव, ये विशेषता है उनकी। जहां तक रही बात राजेंद्र भंडारी जी, तो सबसे बड़ी बात मैं पहले भी आपके चैनल में कह चुकी हूँ कि राजेंद्र भंडारी जी को हम लाए नहीं, वो स्वयं आए। जैसा कि मोदी जी और धामी जी, मैंने कहा कि उनकी नीतियों से प्रभावित हो, क्योंकि क्षेत्र का विकास भी उन्होंने खुद ही ले लिया क्या? केंद्र सरकार है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास हुआ जो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो, तो वो इस वजह से आए थे। मैंने कहा कि वहां पे पार्टी कहाँ चूक हुई पार्टी से, उसकी समीक्षा हमने उसी दिन से शुरू कर दी थी। ऐसा नहीं कि हमारे कार्य समिति में, उसी दिन से हमने शुरू कर दी थी बूथ वाइज समीक्षा। और निश्चित रूप से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व वो अभी तक उसके कारणों का पता लगा भी रहे हैं, कुछ लगा भी लिया होगा। तो मैंने कहा ना कि कांग्रेस हमारी चिंता ना करे, वो अपने गिरबान में झांके। मैंने कहा कि चलिए अब बात कर लेते हैं यूकेडी की। यूकेडी इस बार आपको पंचायत चुनाव में मजबूती के साथ लड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि हार पर समीक्षा करना उनने भी शुरू कर दिया है। याशी जी, सर्वप्रथम तो मैं अरुण जी की चिंताओं से बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। और एक सेकंड दीपक जी एक सेकंड रुकिएगा। लक्ष्मी जी से इस सवाल में वापस आऊंगी आपके पास, लक्ष्मी जी का जवाब ले लेते हैं जरा। यूकेडी को तीसरे विकल्प के तौर पर नगर पंचायत चुनाव में देख रही है या नहीं?
नहीं यशी जी, हम तो कहते हैं हमारी तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन कम से कम वो धरातल पे रहे। तो मैं तो कह रही हूँ कि आप पार्टी क्षेत्र के मुद्दों को लेके लगातार सक्रिय, लेकिन ये यूकेडी वो यूकेडी नहीं है जो आंदोलन के समय जब बनी थी उत्तराखंड के उसमें ये वो अपने मुद्दों से भटक गए। और यही कारण है कि जो उत्तराखंड की जनता है वो यूकेडी पे भरोसा नहीं कर रही। इनके नेताओं का कुछ वो नहीं। मैंने कहा ना कि इनके नेता अपने को बड़ा बड़ा बनाने में लगे हुए हैं। हेलो दीपक जी। जी 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 यासी जी, यासी जी, जी जी ये एक यासी जी, मगर हमारे कोई नेता दल बदल करे तो महापाप, और इनके कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता दल बदल करे तो स्वागत। उनसे बड़ा अच्छा काम किसी ने नहीं करा। अब देखिए यही दीपक जी का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा प्लीज। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के ऊपर और कोई आरोप भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं है ना? किसी बिल्कुल है, सत्ता का दुरुपयोग का आरोप तो नहीं है ना? भी नाम ले रहे थे उनके कितना पर भ्रष्टाचार का आरोप है। अरे आरोप तो करिए, आपके बोलने से नहीं होगा ना, आपके बोलने से नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, आपके पास सरकार है, आप केस करिए। लक्ष्मी जी देखिए, लक्ष्मी जी अगर देखिए, लक्ष्मी जी जब हम आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि केदारनाथ के मामले में भारतीय जनता पार्टी के हाथ रंगे हुए हैं, तो हम सबूतों के साथ बोल रहे हैं, और सबूत में मुख्यमंत्री ने स्वयं दिया है। हम कहीं बाहर से नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री ने स्टेज में बैठ के स्वयं दिया है कि जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, जो धर्म की ठेकेदारी करते हैं, जो सनातन धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं, लक्ष्मी जी आपने तो केदारनाथ को भी नहीं छोड़ा। अरे इतने बेशर्म मत करिए कि जो 4 धाम है आपको शब्दों की राजनीति की बात, मर्यादा की बात कर रहा हूँ। ये राजनीति का है। एक तरफ सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म के ठेकेदार बनते हैं, और दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी खोलने की बात करते हैं। आपके ये बेशर्म पर बता रहा हूँ। और आपको ये भी नहीं बोला, आप ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आपने बहुत बड़ी गलती करी है। लक्ष्मी जी आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपकी पार्टी को बोल रहा हूँ। इसको स्वयं मत लीजिए, ये आपकी पार्टी के लिए बोला जा रहा है कि ये पार्टी जिस तरीके से सनातन धर्म की पुरोगा बनती है, ध्वजारोहक बनती है, उससे इस तरह के कार्य की अपेक्षा नहीं की जाती। लक्ष्मी जी ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आप पहले इस बात को समझिए। रही बात याशी जी कि जो अरुण जी ने जो चिंता जताई है कि यूकेडी में बदलाव नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से यूकेडी में बदलाव की बहर बह चुकी है। हमने ही अपने 1-2 साल पहले अपने यहाँ चुनाव कराया, अध्यक्ष जो है चुनाव के माध्यम से हमने चुना है, और अब हम बदलाव की तरफ आ रहे हैं। और जो बात अरुण जी ने बोली कि यूकेडी में एक बहुत बदलाव की जरूरत है, तो निश्चित रूप से उनकी चिंताओं से हम अवगत हैं, और उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आपको बहुत सारे बदलाव यूकेडी में दिखेंगे। जो लक्ष्मी जी ने कहा है कि जो क्षेत्र दल है वो अपने किन्हीं कारणों से जो उनके मुद्दे थे उससे भटक गई है। हम मुद्दों से नहीं भटके थे, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे थे जो इतने हावी हो गए थे, जो स्थानीय मुद्दे थे वो गौण हो गए थे। तो स्थानीय मुद्दों का गौण होने का ही नतीजा है कि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, इस प्रदेश में घटी जा रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं पर यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों को छीनती हैं। यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया इस प्रदेश के बनने से पहले, उनके ऊपर आज के डेट में उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो यहाँ के हक हकूकदारियों की बात हो रही है, और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस अपने राज्य में बद्रीनाथ को बॉम्बे ले जाती है, और आज देखिए धामी की सरकार, डबल इंजन की सरकार में केदारनाथ को ये बुराड़ी ले जाते हैं। तो ये जो धामों पर भी आप चिंता है, अब तो गंगोत्री यमुनोत्री है, उसको लिए भी रोकना पड़ेगा। तो एक योजना बनानी पड़ेगी कि यहाँ पर आज के इस तरह के धामों का नामों का उपयोग अगर अच्छा होता कि बीकेटीसी इसमें सहयोग करती, तो वहां का अगर कोई मंदिर में बनता तो उसका पैसा बीकेटीसी को मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रावल से पूछा जाता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं तो समस्या इससे नहीं है कि वहां वो 1 सेकंड रुके, लक्ष्मी जी 1 सेकंड रुके, लक्ष्मी जी 1 सेकंड रुक जाइए, लक्ष्मी जी 1 सेकंड। दीपक जी ये बताइए, मतलब आपको प्रॉब्लम इस चीज से है ही नहीं कि वो प्रतीकात्मक स्वरूप बना रहे हैं, प्रॉब्लम आपको इस चीज से है कि वो बीकेटीसी को पैसा नहीं मिलेगा वहां पे? नहीं देखिए याशी जी, हमने जब पूछा कि क्या बीकेटीसी से पूछा गया, कोई जवाब सरकार नहीं दे पाई। क्या रावल से परमिशन ली गई, उनसे आज्ञा ली गई? कोई जवाब नहीं दिया सरकार। ये ना सरकार की। अरुण शर्मा जी, मैं इस पर आपकी भी राय जानना चाहूंगी इस मुद्दे पर। क्या ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है आगे आने वाले समय में, जिस तरीके से चाहे वो यूकेडी हो चाहे वो कांग्रेस की तरफ से इसे हाइप दिया जा रहा है? देखिए, मैं बद्रीनाथ में जो बद्रीनाथ मंदिर है, मुंबई में जो बद्रीनाथ मंदिर है,
वहां गया हूं, वो बद्रीनाथ मंदिर है, धाम नहीं। हम्म, और आपने जो एक चीज बोली थी बहुत बढ़िया, हम्म, हम तमाम जगह जाते हैं, हमें वैष्णो देवी मंदिर मिलते हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर मिलते हैं, तिरुपति मंदिर मिलते हैं, हम्म, तो क्या हम ये माने कि उन मंदिरों को शिफ्ट कर दिया गया? ऐसा नहीं है। और मेरे को नहीं पता है रावत जी बद्रीनाथ वो बंबई गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन मैं हर साल जब कौथिग होता है बंबई में तो मैं मुंबई जाता हूँ। मेरे वहां तमाम मित्र हैं जो मुझे इनवाइट करते हैं, और पहले तो हमें कहीं और रहना पड़ता था, लेकिन अब वहां बंबई में उत्तराखंड भवन है नवी मुंबई में, हम उसमें रुकते हैं। तो मैं उस मंदिर भी गया हूं। तो उस मंदिर है, वो धाम नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैंने सोशल मीडिया में देखा है, जो दिल्ली में बुराड़ी में जो केदारनाथ, उसमें धाम लिखा है, मंदिर नहीं लिखा। मुझे लगता है ये टेक्निकल चूक है और इसको सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। और शायद वो मंदिर ही मुख्यमंत्री ने बनेगा, ये आश्वासन धाम नहीं भी बने दिया है सकता। तीर्थ पुरोहितों को और साधु संतों को इस बात का देखिए अब कि वो अब ये सारा पॉलिटिकल हो जाता है। ये पूरा का पूरा मामला ही पॉलिटिकल है, और ये केवल इसलिए हो रहा है कि जब मुद्दे पीछे रह जाते हैं, पुराने मुद्दे पीछे रह जाते हैं। अब आप ये बताओ, लोकसभा चुनाव में कहीं बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, अंकिता भंडारी, कोई मुद्दा आया सामने? ये तो तमाम मुद्दे उठे, और ये चाहे यूकेडी हो, कांग्रेस हो या और दल हो जो चुनाव लड़े थे, सबने उठाए। कौन सा मुद्दा चला? बीजेपी को 5 सीटें मिल गई, ठीक है। और हकीकत तो यह है कि ये मुद्दे विधानसभा के उपचुनाव में भी नहीं चले, क्योंकि विधानसभा के जो उपचुनाव हुए वो व्यक्तिगत हो गए पूरे के पूरे। वहां राजेंद्र भंडारी पे सेंट्रल हो गया और वहां भटाना पे हो गया। और आप ये देखिए, जिस मंगलौर कांग्रेस को 44,000 वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में और बीजेपी को 21,000 मिले थे, वहां केवल 449 वोट से जीत हुई है कांग्रेस। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेहनत की है, भले ही कांग्रेस जीत गई। देखिए, जीत होती है चाहे 1 वोट से हो, भले ही कांग्रेस जीती, लेकिन 449 वोट कहानी कह रहा है ना अपनी, कि वहां बीजेपी ने मेहनत की है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, बद्रीनाथ में देखिए, 5,224 वोट से भंडारी हार गए। इसका मतलब ना तो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कार्यकर्ता था वो उनको वोट दे पाया, और ना कांग्रेस का जो पुराना कार्यकर्ता जिसके ऊपर भंडारी विश्वास करके गए थे उसने भी वोट नहीं दिया। और मुझे तो एक टिप्पणी, अभी आप सोशल मीडिया में देखिए, टिप्पणी हो रही है, बद्रीनाथ हारी है, अब केदारनाथ की बारी है। ये कौन कह रहा है? ये संघ के लोग कह रहे हैं। अब आप देख लीजिए, इस लोकसभा चुनाव में जो संघ और भाजपा के बीच की खाई बड़ी थी वो उत्तराखंड में भी नजर आने लगी। संघ के लोगों ने लिखा है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में लिखा है, बद्रीनाथ हारी है, अब केदारनाथ की बारी है। और मुझे आश्चर्य हुआ वो पोस्ट देख के कि ये संघ के लोग लिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि तमाम लोग दुखी थे। आप बाहर से कार्यकर्ता आयात कर रहे हैं, और आपके यहां जिसने दरी बिछा बिछा के आज भारतीय जनता पार्टी को इस जगह पहुंचाया है, वो कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं पीछे चला गया। तीरथ की वही पीड़ा थी। अगर तीरथ ने उस बात को बोला है तो वही तो पीड़ा है। लक्ष्मी जी जवाब देंगे। लक्ष्मी जी, जो वो कार्यकर्ता था, आज वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात कर लीजिए, जितने कांग्रेस से इनके यहां लोग आए हैं वो उनको कांग्रेस ही बोलते हैं, भाजपा वाला नहीं बोलते। कहते हैं वो कांग्रेस ही। हाँ। अरे ये तो आपने मुझसे, ये तो आपने अरुण जी कुछ ऐसा बोल दिया है कि आप जो हमारी लक्ष्मी जी तो स्वयं कांग्रेस से बीजेपी जा रखी हैं। लक्ष्मी जी नहीं तो लक्ष्मी जी को बोलते होंगे लोग, उसमें कौन सी बात है? हमारे तो तमाम नेता है, हर दल में है, तो हमें तो उन्हीं से जो फीडबैक मिलता है। नहीं, हरक सिंह रावत जी को ही देख लीजिए ना, वो कितनी बार भी बीजेपी में चले जाए वो रहेंगे कांग्रेस ही, उनको हमेशा कांग्रेस ही बोला जाता है। ठीक है, लक्ष्मी अग्रवाल जी।
याशी जी, देखिए मैंने कहा ना कि मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे कोई कांग्रेसी बोला जाता है, क्योंकि मुझे एक भारतीय जनता पार्टी, और मैं यहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ही आपके पास बैठी हूँ। अगर मुझे जाके वो सम्मान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ किसी भी कार्यकर्ता की उसमें कि उनको कहीं भी ऐसा, मुझे उल्टा मुझे ये लगता है कि पांच जनों को मंत्री भी बना रखा है मैडम, 5 जनों को मंत्री भी बना रखा है। हाँ, 5 है। 5 कांग्रेसियों को। तो मैंने कहा ना कि जो देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये खूबसूरती है उनके संगठन की, कि वो अपनी बात को कहाँ पे गलत है उसकी तुरंत समीक्षा करके सुधारते, उस गलती को सुधारते, उस भूल को सुधारते। ये एक भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। तो निश्चित रूप से जब जो आप बार बार तीरथ सिंह रावत जी के बयान की वो कर रहे हैं, वो ये बिल्कुल ये सही बात है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है तो वो अपनी गलती को मैंने कहा सुधारते हैं, और बद्रीनाथ में जो भी चूक रही हो पार्टी की, जिसकी भी रही हो, उसकी समीक्षा करके उसको सुधारेंगे। और बेहतर भी है। कारण है कि हेलो जी, ये बेहतर है कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि अगर गलती है तो उसको सुधारा जाएगा, और मुझे लगता है कि सुधारने की दिशा में काम शुरू हो गया है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जी के बयान पर मैं देख रही हूँ बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। इस बार कोई भी नेगेटिविटी उनके बयान को लेकर देखने को नहीं मिल रही है। नहीं यशी जी, मैंने कहा ना कि उन्होंने अपने मन की भावनाओं को बोला है, और कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व के सामने बोला है, क्योंकि कार्यकर्ता भी अपनी बात नेता के सामने ही बोलते हैं, और वहां पे तो दोनों लोग मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं वो भी उन्होंने बोली, और नेताओं की जो है वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई है। तो ये अपने आप में एक आशीष जी, ठीक है आशीष जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। अब चुनाव चूंकि बहुत नजदीक है, केदारनाथ का भी उपचुनाव होना है, निकाय चुनाव भी होने हैं, आगे की तैयारी रणनीति क्या कुछ कांग्रेस की रहने वाली है, फटाफट बता दीजिए। देखिए मैडम, मैं तो ये चाहूंगा कोई भी राजनेता हो उसे राजनीति के बारे में बात करना चाहिए, उसको धर्म के बीच में नहीं घुसना चाहिए। आज विकास की अगर बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित जनता में समर्थन करेगी। लेकिन अगर हम बेमतलब में उन कामों में जाने की कोशिश करेंगे जिसके लिए हम बने ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि जनता में एक्सेप्ट करेगी। और वही भारतीय जनता पार्टी का हाल हुआ है, जब ये लोग जनता के बीच में उन बातों को लेकर चले गए जिनका इनको ज्ञान ही नहीं है, तो इनको जनता ने नकार। लेकिन जो कांग्रेस में अंतरकलह है और गुटबाजी का जिक्र समय समय पर होता है, देखिए लक्ष्मी जी ने स्वीकार तो कर लिया ना कि जो समस्या है उसको हम सुधार लेंगे। कांग्रेस तो मान ही नहीं रही कि हम कभी कलह में पड़े हैं। क्या होते हैं गुट तो फॉलोवर होते हैं, कोई हरीश रावत जी को पसंद कर सकता है, कोई प्रीतम जी को कर सकता है, कोई लक्ष्मी अग्रवाल जी को कर सकता है, कोई आशीष नोटेल कर सकता है। दोस्त होते हैं जो जिसको पसंद करते हैं। तो ये तो गुट की बात छोड़े, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े बड़े गैंग हैं, निशंक गैंग, दूसरा त्रिविंदर गैंग, एक दूसरे को लड़ने मारने को तैयार पड़े, उनकी बात करें। हम तो गुट कोई बात नहीं, गुट तो होते ही हैं। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे हार पर समीक्षा शुरू हो गई है, चाहे वो कांग्रेस को लेकर हो या फिर बीजेपी में, और यूकेडी भी कहीं ना कहीं हार पर मंथन कर रही है। आगे आने वाले चुनावों को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।